हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इफ एल्स का स्टेटमेंट देख लिया है और टर्नरी ऑपरेटर को सीख लिया। तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई कब हम लोग इफ एल्स लगाना चाहेंगे और कब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर लगाना चाहेंगे, और साथ ही साथ में प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है इस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस रखना है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए ये काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स कराऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन लेवल में या इंटरव्यू के अंदर या बड़ी कंपनी के अंदर किस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि हो सकता है आपके कॉलेज या स्कूल में आ रही हो, उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसको बनाने का तरीका जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहला जो प्रोग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे दोस्तों हम लोग इवन ऑड वाला, है ना, सबसे बेसिक प्रोग्राम है। तो इवन ऑड वाला हमें प्रोग्राम बनाना है और इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है, कोई भी प्रोग्राम बनाना हो उसके लिए आपको हो सकता है कि एक लाइन में आपको दे दे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, और हो सकता है कि एक या दो पेज में आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट दे दे। ठीक है, कुछ नहीं होगा। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जब कंपनी में आप लोग जाते हैं तो एक एक पेज की प्रॉब्लम आपको दे दी जाती है, लेकिन पूरी प्रॉब्लम पढ़कर आपको एक या दो इक्वेशन निकालनी होती है। मतलब मैं अगर इस प्रोग्राम को बहुत घुमा फिरा के पूछूं, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रोग्राम को घुमाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अपन लोग एक यहाँ पर प्रोग्राम देंगे। सपोज करें या मान लें राम और श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है, आर गुड फ्रेंड। ठीक है, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। दे फाउंड अ ट्रेजर, ठीक है, इन फॉरेस्ट। उनको क्या हुआ, जंगल के अंदर एक ट्रेजर मिला। ठीक है, तो अपन को ये बताना है, इस प्रश्न में ये कहेंगे कि भाई अगर दोनों को इक्वली मिला, अगर वो ट्रेजर में जो है गोल्ड कॉइन मिले ना, ट्रेजर के अंदर मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ गोल्ड कॉइन। ठीक है, यहाँ पर मैं गोल्ड कॉइन लिख देता हूँ। दे फाउंड गोल्ड कॉइन्स इन फॉरेस्ट। ओके, तो अब आपका प्रॉब्लम क्या होगी, प्रिंट yes if they can equally share the gold coin। अगर वो गोल्ड कॉइन को इक्वली शेयर कर सके तो आपको क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट क्या करना है, यस। अदरवाइज प्रिंट नो। ये आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम दे दी है एक स्टेटमेंट के थ्रू। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि छोटा सा जो हमारे कॉलेज में या फिर जो नहीं होते प्रोग्राम कि राइट अप सी प्रोग्राम, राइट अप पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द इवन ऑड, इस तरह से प्रोग्राम नहीं देते कंपनी वाले, या चैलेंजेस में इस तरह के प्रोग्राम नहीं आते। वहां आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है कुछ इस तरह का। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को आपको लग रहा होगा सर ये 3-4 लाइन का लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें देखिएगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। तो आपको पहले प्रॉब्लम को ईजिली पढ़ना है, उसमें से कॉन्सेप्ट निकालना है। वो ये कह रहा है कि भाई राम और श्याम, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दोनों दोस्त हैं या दुश्मन है। ये लाइन तो बस ऐसे ही वेस्ट ऑफ टाइम के लिए हमें दे रखी थी। अब क्वेश्चन ये है कि उनको कुछ गोल्ड कॉइन मिले फॉरेस्ट में। अब गोल्ड कॉइन जो होते हैं दोस्तों, कॉइन तो हार्ड फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए कि वो कॉइन उनको मिले 10, है ना, 10 कॉइन मिले, तो वो दोनों इक्वली शेयर कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या देना है, यस प्रिंट करना है। नाउ अगर मान लीजिए कॉइन मिले उनको 5, तो वो इक्वली तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी के पास 2 आएंगे तो किसी के पास में 3 आएंगे, तो इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, नो। तो अल्टीमेटली आपको ये चेक करना है कि गोल्ड कॉइन जो है वो इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड सिंपल ना बोलकर आपको थोड़ा सा घुमा कर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वही प्रोग्राम है जो कि हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये इवन ऑड वाला प्रोग्राम है, ठीक है, इवन ऑड वाला, तो कोई गलत थोड़ा है, ये सेम चीज है, बस आपको इवन ऑड ना बोलकर उनको घुमाकर आपको दिया है। ठीक है, इससे आपको नहीं डरना है, आपको प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ना, उसमें समझना कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आपको गोल्ड कॉइन जो है वो आपको चेक करने पड़ेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन हुए तब तो दोनों में इक्वली बढ़ जाएंगे, तो यस प्रिंट कर देंगे, और अगर ऑड आए तो दोनों में इक्वली नहीं बटेंगे तो हमें नो प्रिंट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इवन ऑड का यहाँ पर लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपको इतने बड़े देंगे या फिर इससे और ज्यादा बड़े देंगे। ये सबसे छोटा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो कि कॉम्पिटिशन में आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से लॉजिक पकड़ना है। तो लॉजिक हमें मिल गया कि पूरा प्रोग्राम जो है वो इवन और ऑड से ही सॉल्व होगा। अब ये तो आपने पता लगा लिया, लॉजिक आपने पता लगा लिया। अब आपको ये चेक करना है कि इवन ऑड का लॉजिक जो है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों,
कि कोई भी नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिमाइंडर चेक करते हैं। जैसे मान लेता हूँ कोई n कॉइन उसको मिले, अब n कॉइन क्या होंगे, n कॉइन क्या होंगे, इवन हो गए ऑड हो गए, ये कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर निकालेंगे। दोस्तों रिमाइंडर निकालने के लिए पाइथन में ये वाला ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। तो इसके थ्रू आप रिमाइंडर निकालते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में n की वैल्यू 5 है, तो ये आपको दे देगा 5 में 2 2 जा 4, मतलब ये आपको दे देगा 1। आप समझ रहे हो, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, ये आपको 1 दे देगा। तो ये आपको चेक करना है, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब इस n के अंदर 2 का डिवीजन पूरा का पूरा हो गया है, तो उस केस में नंबर क्या कहलाता है, इवन। अदरवाइज अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं कर पाता, रिमाइंडर कुछ बच जाएगा 1 बच जाए या 2 बच जाए, जो भी बचे, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि वो ऑड है। तो ये वो कंडीशन है जो कि इवन ऑड के प्रोग्राम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहले प्रॉब्लम को पढ़ें, उसको सिंपली फॉर्म में देखें, उसमें करना क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन हमें प्रोग्राम के अंदर बनानी है। बस आपको सिर्फ 3 काम करने हैं, प्रॉब्लम पढ़ा, लॉजिक ढूंढा, इक्वेशन बनाई और प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन मिल गई है तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा दोस्तों। उस केस में आपको कुछ खास नहीं करना है, इस इक्वेशन का यूज करना है। इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में कितने वेरिएबल है और कितने कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर चेक करूंगा कि भाई इसमें कितने वेरिएबल कितने कांस्टेंट। तो दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर ये एक ही वेरिएबल मुझे दिखाई दे रहा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, वो है n। ये मेरा वेरिएबल है, बाकी तो सब क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, और ये तो ऑपरेटर है। ओके, ये तो ऑपरेटर हो गए। तो आपको जितने वेरिएबल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल या एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका नाम हम लोग चाहे तो n ले लें, चाहे तो जो चाहे वो ले लें, और उसकी वैल्यू किससे पूछेंगे, यूजर से पूछेंगे। फिर उसको इफ एल्स लगा के हम लोग प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा प्रोग्राम को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ें, ठीक है। जो भी आपका स्टेटमेंट दे रखा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप केयरफुली पढ़ेंगे। उसमें से आपको लॉजिक ढूंढना है। इसके बाद में अगर कोई इक्वेशन बन रही है तो इक्वेशन को आपको डिफाइन करना है, और इक्वेशन में आपको क्या क्या ढूंढना है, भाई कांस्टेंट क्या क्या चाहिए और वेरिएबल आपको या फिर रेफरेंस आपको क्या क्या चाहिए होंगे। ये 2 चीज निकाल दी, अब आपका प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर लें, आप यहाँ पर एक तो लिख लें कि प्रोग्राम कौन सा है, उसके बारे में जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोग्राम 1, ठीक है, प्रोग्राम 1, और आगे हम लिख देता हूँ इवन ऑड। तो आप कमेंट का यूज कर सकते हैं, आप जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं वैसे आप भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल लेना है या एक रेफरेंस लेना है। उसका नाम आपको जो पसंद है वो दे दीजिए, क्योंकि उसका यूजर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने दे दिया n। ओके दोस्तों, फिर इसमें आपको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। तो जाहिर सी बात है नंबर चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा, और अंदर लिखना पड़ेगा इनपुट, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर प्रॉम्प्ट लिखें, तो एंटर द नंबर ऑफ कॉइन्स, ऐसे लिख दे कुछ, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे ताकि अच्छा दिखाई देगा। तो ये आपसे वैल्यू मांग के n में डाल देगा, और फिर n को जो हम लोग चेक करेंगे ये इवन है या ऑड है। तो हम लोग लगाएंगे इफ n%2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्रिंट, ठीक है, यस। हमें यस प्रिंट करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे हम लोग करेंगे। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एल्स, और यहाँ लिख देंगे प्रिंट, और यहाँ लिख देंगे नो। ये था हमारा क्वेश्चन। इसको चला कर देखते हैं। तो कॉइन मैंने डाले 12, तो ये आंसर यस आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने दोबारा रन किया और उस बार कॉइन में डालूंगा सपोज करो 11, तो ये आ गया नो, ठीक है। ये प्रोग्राम बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने आपको कहा था जब कभी भी ऐसा कहीं हो जहाँ आपके पास में इफ में या जो एल्स में है आपके पास एक एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको टर्नरी ऑपरेटर से बना के दिखाऊंगा आपको। तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर से लिखने के लिए सबसे पहले आप इफ लिख दें और एल्स लिख दें। आप समझ गए, पहले इफ एल्स लिख दें, फिर यहाँ लिख दे कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि n%2 इक्वल टू 0। ये तो होगी कंडीशन। अब ट्रू होने पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर लिखनी है स्ट्रिंग यस, ठीक है। तो हमने लिख दिया यस प्रिंट करना है। फॉल्स होने पर हमें क्या प्रिंट करना है, हमें करना है नो, तो नो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब पूरे को हम लोग कहाँ डाल देंगे, प्रिंट के अंदर डाल देंगे। तो आपका काम पहले भी हो रहा है, अभी भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा उससे परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि पहले तो 2 प्रिंटअप लग रहे थे, अब एक ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं आसानी से। और हमें डाला कि 12, तो आंसर यस आ रहा है। दोबारा इसको रन करेंगे, डालेंगे 11, तो आंसर क्या आ जाएगा,
1 डालेंगे तो भी 9 आएगा, 2 डालेंगे तो यस आ जाएगा। समझ रहे हो, जहाँ ऑड नंबर है वहाँ 9 आ रहा है, जहाँ इवन नंबर है वहाँ पर यस आ रहा है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम बन गया जहाँ पर मैंने इफ एल्स को टर्नरी से भी किया था और इफ एल्स को मैंने स्टेटमेंट के भी थ्रू से किया था। तो आप इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम टर्नरी से होगा या इफ एल्स स्टेटमेंट से होगा। अगर आप बिगिनर हैं, आप कहते हैं अभी सर हमारा हेडेक नहीं है, हम लोग नहीं चाहते, बस प्रोग्राम बनाना चाहते हैं हम लोग, तो आप कोई भी यूज़ कर लीजिए जो आप कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो ये तो हमारा एक प्रोग्राम हो ही है। चलिए एक प्रोग्राम हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप बिगिनर है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको वैसे भी जरूरत है नहीं इस वाले वीडियो की। दूसरा हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल जो होता है दोस्तों, ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँगा 2-4 लाइन में, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रिपल कोट्स काम में ले लूँगा। ठीक है, पहले ट्रिपल कोट्स लगा दें, ये बन गया मल्टी लाइन कमेंट। तो आपको क्या बनाना है? एरिया ऑफ सर्कल बनाना है। सर्कल का एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है 2πr। ठीक है, या पाई आर स्क्वायर है ना। तो पाई जो होगा PIE पाई, ओके, और आर स्क्वायर, तो आर और उसका स्क्वायर, तो पाई इंटू आर। आर स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे? आर इंटू आर लिखेंगे तो आर स्क्वायर माना जाएगा। तो ये हमें चाहिए और हम लोग चाहेंगे कि ये किसी एरिया नाम के वेरिएबल में चला जाए और ये हो जाए। तो आपने कुल मिलाकर क्वेश्चन में से इक्वेशन निकाल दी। अब इक्वेशन में आपको क्या क्या चाहिए? एक तो आपको चाहिए होगा आर, एक आपको चाहिए होगा एरिया, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल बना लेंगे। एक तो बनाएंगे आर, आर का मतलब है रेडियस ले लूँ मैं, अगर अच्छे से बनाना चाहूँ तो मैं रेडियस नाम से लूँगा। और फिर हम लोग लेंगे फ्लोट। फ्लोट क्यों? क्योंकि रेडियस पॉइंट में भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी वैल्यू जो लेनी है, अगर पॉइंट में लेना चाहते हो तो आप क्या लिखें उसके, अगर फ्लोट लिख दें। अगर आपको इंटीजर में चाहिए तो क्या लिखें? इंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लोट, फिर अंदर लिखूंगा इनपुट। इनपुट जो है वो हमारा यूजर से एक्सेप्ट करेगा वैल्यू और हमें वो फ्लोट बना कर दे देगा। तो यहाँ लिखा एंटर दी रेडियस। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। चलिए अब रेडियस में आ गई। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया लिखकर हम लोग क्या करेंगे? पाई। पाई तो हम लोग कैसे लिखें? तो पाई को लिखने के लिए मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है कि आपको पाई की वैल्यू याद हो, जैसे कि पाई की वैल्यू जो आपने ली है वो ली है अपने, सपोज करो 3.14। तो आप इस तरह से काम कर सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो रेडियस इंटू रेडियस। जो भी रेडियस की वैल्यू होगी वो यहाँ पर रख देगा। उसके बाद उसको हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एरिया, और यहाँ से थोड़ा सा मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ साथ ही साथ में। मैसेज प्रिंट करता हूँ, मैंने लिखा कि भाई एरिया ऑफ सर्कल इज ऐसे। चलिए इस प्रोग्राम को चलाते हैं और उसको रन करके देखते हैं। आउटपुट देखते हैं कि रेडियस डाली मैंने 1, तो आंसर आना चाहिए 3.14। बट ये प्रोग्राम अच्छा नहीं दोस्तों, इसमें कुछ कमियाँ हैं। तो पहली जो सिंपल सी कमी ये है कि सर यहाँ पर इफ एल्स का यूज़ है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इफ एल्स का यूज़ आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों किसी भी सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी ना तो 0 हो सकती है, ना ही वो नेगेटिव हो सकती है। रेडियस हमेशा पॉजिटिव चलती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ और वैल्यू अगर मैंने नेगेटिव दे दी तो ये उसको भी सॉल्व कर लेगा। जबकि रेडियस, सर्कल की रेडियस 0 भी नहीं हो सकती दोस्तों, याद रखिएगा। 0.0000053 कुछ भी ले लें आप, लेकिन वो एग्जैक्टली 0 कभी नहीं हो सकती। अगर 0 है तब तो वो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर एरिया कैसे निकालेंगे आप? लेकिन यहाँ पर आप लोग प्रोग्राम के अंदर पता नहीं चल रहा है कि जैसे मैं यहाँ 0 डालूंगा तो भी ये तो बता देगा, कैलकुलेशन तो कर लेगा, है ना। और नेगेटिव डालोगे तो भी कैलकुलेशन कर लेगा। तो हमें तो ये चाहिए कि जैसे वो रेडियस 0 डाले या नेगेटिव डाले तो वो पहले इन्फॉर्म करते हैं कि भाई एरिया का जो सर्कल का जो एरिया वो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं, ये जो सर्कल ऑफ एरिया है, ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी में पूछा जाता है दोस्तों, और लोग ये लिख के आ जाते हैं और कंपनी वाले कहते हैं कि भैया ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे क्या आप लोग? ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक तो लगाएं कि सर्कल का एरिया क्या हो सकता है ना। उससे पहले ये तो देख लो कि रेडियस पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पर इफ एल्स का यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। और इफ एल्स का जो यूज है आपको ये चेक करना है कि जो रेडियस की वैल्यू है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, बस। करेक्ट है, ये वाला काम करना है। तो इसको काम करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा? इफ एल्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इफ हम लोग चेक करेंगे कि जो रेडियस है, रेडियस शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तब तो हम लोग क्या कर लेंगे, तब तक हमें ये दोनों काम करवाना है। ठीक है, ये काम भी करवाना है और ये काम भी करवाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने करवा दिया। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल्स। एल्स मान लीजिए अगर आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होती है, मतलब वो नेगेटिव है या 0 है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? कैन नॉट फाइंड द एरिया। ठीक है, कैन नॉट फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रोग्राम को चलाते हैं, दोबारा करके देखते हैं। अब मैं वैल्यू डालता हूँ 0, तो ये क्या कह रहा है? कैन नॉट फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है।
और हम लोग उसको चला के देखते हैं और हमने डाली वैल्यू सपोज करो -12, तो ये क्या कह देगा, कैन नॉट फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ये भी सही कह रहा है ये। और अगर हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू डाली है यहाँ पर 12, तो ये आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि सर ये बहुत ही अच्छा है, बट ये प्रोग्राम अभी भी कंप्लीट अच्छे तरह से पूरा हमने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो हमने प्रॉपर नहीं ली है। अगर मैं आपसे पूछूं पाई की वैल्यू होती क्या है, तो आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 समथिंग 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 होती है। वो इतनी बड़ी वैल्यू आपको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पाइथन के अंदर पाई की वैल्यू पड़ी हुई है, उसको आप यूज़ करना सीख जाए। कैसे पड़ी हुई है, तो दोस्तों हमारे पास में पाई पड़ा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, किसमें, पाइथन में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक फाइल बनाकर रख दिया गया है उस पाई को अंदर। तो पाइथन में हुआ क्या, एक फाइल बनाई, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो मैथमेटिक्स की जो चीज़ें फिक्स है, जैसे पाई की वैल्यू वगैरह वगैरह, वो डाल के यहाँ पर छोड़ दी गई है। ओके, अब अगर आप उन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले उस फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसी फाइल को हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी। क्या कहते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, इजी बहुत कॉन्सेप्ट है, मैं आपको चाहे तो इसके थ्रू भी सिखा सकता हूँ, डायग्राम के थ्रू सिखाऊंगा, ज़्यादा आई थिंक बेटर रहेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू चाहिए थी, और पाई की वैल्यू हमें याद नहीं है, या फिर परफेक्टली हमें पता नहीं कि क्या होती है। तो पाइथन के अंदर ये वैल्यू ऑलरेडी आपकी गिवन है। कैसे गिवन है, तो पाइथन क्या करता है, आपको एक फाइल दे रहा है, इस फाइल का नाम है मैथ। क्या नाम है, मैथ। ओके, और इस फाइल के अंदर वो पाई की वैल्यू भी आपको देगा और कुछ और चीजें भी दे देगा, है ना, अदर आइटम 1, अदर आइटम 2, अदर आइटम 3, अदर आइटम 4 एंड सो ऑन। तो आप अगर अपने प्रोग्राम के अंदर, ये हमारा प्रोग्राम है, और प्रोग्राम के अंदर आप पाई की वैल्यू काम में लेना चाहते हो, तो आप कहोगे सर इस फाइल के अंदर जो वैल्यू पड़ी वो मैं काम में लेना चाहूंगा, क्योंकि वो पाइथन वालों ने सही लिखी है। ठीक है, तो इस फाइल को हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी। क्या कहते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी। तो आप कहोगे सर वहाँ पे एक लाइब्रेरी पड़ी है पाइथन के अंदर जिसका नाम है मैथ। ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरी होती है हमारे पास में। तो लाइब्रेरी जो है, तो आप कहोगे सर हमारे पास में पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, लाइब्रेरी मतलब बहुत सारी फाइल्स होती है, जिसमें से एक फाइल का नाम क्या है, मैथ है, जिसके अंदर पाई हमारा रखा हुआ है। तो इस पाई को यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस पाई को यूज़ करना चाहेंगे। तो मैं आपको सही सी बात है, आप अगर इस फाइल को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, इस पाई को, तो आपको पहले इस फाइल को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, फिर ही तो आप लोग उसमें से कोई कंटेंट निकाल पाओगे। हाँ, है ना। जैसे आप कहते हो सर आपके पास एक बहुत अच्छी फाइल है, उसमें से मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, और मैं फाइल आपको शेयर कर ही नहीं रहा हूँ, या फिर आप मुझसे फाइल लेकर नहीं जा रहे हो, तो फिर आप कैसे देखोगे उस फाइल को। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है कि इस प्रोग्राम को अगर इस फाइल में से कुछ काम में लेना है, तो पहले इस फाइल को यहाँ पर लाना पड़ेगा, फिर उसमें से कंटेंट निकालना पड़ेगा। तो इस फाइल को प्रोग्राम में लाने के लिए हमें लिखना पड़ता है इम्पोर्ट। क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, इम्पोर्ट लिखना पड़ता है। अब इम्पोर्ट तो हमने लिख दिया, ये एक तरह का पाइथन कमांड है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी लाइब्रेरी को यहाँ पर जोड़ सकते हो। तो इम्पोर्ट लिख दिया। अब हमारे पास पाइथन में तो बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारी फाइल है, किसकी बात हो रही है, तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट मैथ। तो उसको पता चल जाएगा, हाँ प्रोग्राम को, पाइथन को पता चल जाएगा कि भैया ये जो बंदा है वो किसी लाइब्रेरी को यहाँ पर यूज करना चाहता है, उसका नाम क्या है, मैथ। उसको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। आप समझ गए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आम भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको। टेक्निकली मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ कि इम्पोर्ट कैसे काम करता है, ये तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए समझ ले, एकदम बच्चों की भाषा में समझ ले कि सर एक फाइल पड़ी थी, उसको मैंने अपने प्रोग्राम में जोड़ी और उसमें से वैल्यू मैंने काम में ले ली। चलते हैं, तो प्रोग्राम में चलते हैं, और प्रोग्राम को और बेटर बनाने की सोचे तो पहले लिखेंगे इम्पोर्ट और यहाँ लिख देंगे मैथ। ठीक है, तो ये फाइल हमारी जुड़ गई है। अब इस फाइल में से क्या निकालना है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने 4-5 फाइलें जोड़ी हो, इम्पोर्ट मैथ जोड़ लिया, इम्पोर्ट पांडा जोड़ लिया, इम्पोर्ट नमपाई जोड़ लिया, 7-8 फाइलें मैंने जोड़ ली सपोज करो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको उस फाइल में से किसी को काम लेना है। तो जैसे कि सपोज करो यहाँ पर 2 फाइल है, एक मैथ है और एक हमारे पास में सपोज करो कि एक फाइल है जिसका नाम है न्यू लिब। क्या नाम है, न्यू लिब। तो इसमें भी पाई पड़ा हुआ है, इसमें भी पाई पड़ा है, आपने दोनों ही जोड़ लिए, आपने कर दिया इम्पोर्ट मैथ और इम्पोर्ट न्यू लिब। ठीक है, अब आप लिख लो पाई। अब जैसे आप खाली पाई लिखोगे तो हमारा प्रोग्राम पूछेगा कि भैया इस फाइल का पाई है या इस फाइल का पाई, क्योंकि पाई 2 जगह है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मैथ वाली फाइल का पाई है या फिर न्यू लिब नाम की फाइल का पाई है। तो यहाँ पर ये काम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जब भी फिक्स है, चाहे आप 1 जोड़ो चाहे 2 जोड़ो, रूल सबके लिए सेम है। वो रूल ये बनाया गया है कि अगर आपको मैथ लाइब्रेरी में से कुछ भी काम में लेना है, तो पहले आप उसका नाम लिखिए मैथ और फिर यहाँ पर लगाएं डॉट। क्या लगाएं, डॉट लगाने के बाद में आपके पास में ये इस तरह का कुछ सजेशन आएगा, और अगर सजेशन नहीं आता है तो आप कंट्रोल के साथ में स्पेस दबा दें। वैसे कुछ टाइम बाद में सजेशन दे देगा, मैं सिर्फ देखो डॉट दबा रहा हूँ। अब यहाँ वेट करते हैं, ये हमें सजेशन देगा। देखो सजेशन देना शुरू कर दिया। मान लेते हैं कभी कभी सजेशन नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप डॉट लगाकर कंट्रोल स्पेस दबा दीजिए, तो हाथ तो हाथ सजेशन आपको दिख जाएगा।
इसमें से आपको पाई ढूंढना, तो आपने पी दबाया, देखो ये पी आई, ये आपने ढूंढ लिया। ठीक है, अब जो भी इसकी वैल्यू है वो यहाँ पर रख देगा हमारा पाइथन और हमारे इस प्रोग्राम को कैलकुलेट कर लेगा। तो चला के रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ओके, और मैं वैल्यू अभी भी 12 डालूंगा जो कि पिछली बार डाली थी, आप देख रहे हैं। तो पिछली बार जो वैल्यू मैंने 12 डाली थी आपको आया था 452.159999, और इस बार आंसर क्या आ रहा है 452 और 389342। इस बार अलग आंसर अलग आ रहा है, हालांकि बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तो पड़ रहा है ना। ये आपका एक्यूरेट आंसर दे रहा है दोस्तों, ये आपका एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो इस प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए हमने उसको इस तरह से एडजस्ट करें। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर इसको और प्रोग्राम को और अच्छा कैसे करें, तो आपको कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है इफ एल्स को हटाकर हम लोग यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं। नहीं दोस्तों, नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हमारे पास में तभी लगाते हैं जब हमारे पास में इफ में भी एक स्टेटमेंट हो और एल्स में भी एक स्टेटमेंट हो। बट आपके यहाँ पर कंडीशन में 2 आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कभी नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर एल्स लगाएं, मतलब टर्नरी ऑपरेटर लगाएं, यहाँ पर नहीं लगाना है। तो हर जगह नहीं लगाना होता है। जो सिंपल प्रोग्राम है जिसमें इफ में एक ही लाइन आएगी या एल्स में एक ही लाइन आएगी, वो प्रोग्राम आपको यहाँ पर करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को और बेटर से बेटर बना रहे हैं। तो ये बिगिनर लेवल के लिए जो सबसे अच्छा प्रोग्राम हो सकता है एरिया ऑफ सर्कल का, वो कुछ ये वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास में। अब हम लोग 1-2 प्रोग्राम और बना लेते हैं, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इस प्रोग्राम को हटाता हूँ यहाँ से और कुछ नए प्रोग्राम की कल्पना करते हैं, ताकि आपको कुछ और नया सीखने को मिले, कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिले। जितने आप प्रोग्राम करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो कुछ प्रोग्राम मैं बना लेता हूँ छोटे-छोटे, आज बहुत ही छोटे-छोटे प्रोग्राम बना रहा हूँ दोस्तों, मतलब 2 या 3 लाइन या 4 लाइन के मैक्सिमम मैक्स, और वो भी एकदम प्रॉपर वे से कि भी आपको किस तरह से बना सकते हैं छोटे से छोटे प्रोग्राम भी एकदम प्रॉपरली। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि भाई अपन को एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है। ठीक है, एरिया ऑफ या तो स्क्वायर ले लूँ, मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर। करेक्ट है दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है? तो आपको कहेंगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर जो है तो वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, अगर आप अब कहेंगे कि प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपके पास 2 वेरिएबल है, एक तो एरिया नाम का, एक साइड नाम का। तो आपको 2 वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बनाना है दोस्तों। कौन सा बनाना होता है? अगर आपको इस तरह से इक्वेशन देखकर आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा वेरिएबल बनेगा, कौन सा कैलकुलेट होकर बनेगा, तो ये जो चीज़ राइट हैंड साइड में आती है वो चीज़ आपको यहाँ से यूजर से मांगनी पड़ेगी, ताकि यूजर इसमें वैल्यू डाल देगा। और एरिया में कोई भी वैल्यू मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये इक्वेशन चलेगी तो यहाँ पर कैलकुलेशन होकर वो हमारा एरिया के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो अगर आप इक्वेशन जानते हैं तो जो भी इक्वेशन के राइट साइड में है वो आपको वेरिएबल बना लेना है फटाक से, और उसकी वैल्यू भी किससे मांग लेनी है? यूजर से मांग लेनी है। चलिए कैसे? तो मैं सिर्फ साइड की वैल्यू यूजर से मांगूंगा, और साइड जो है वो मैं फ्लोट लेना चाहूँगा। ठीक है, फ्लोट और इनपुट, और दोस्तों जितना हो सके आप उतना फ्लोट लीजिएगा, इंट को जितना हो उतना कम यूज़ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में हमेशा फ्लोट ही काम आता है। तो एंटर द साइड है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और साइड में वैल्यू आ गई। इसके बाद मैं इक्वेशन लगा लेता हूँ, एरिया साइड इंटू साइड। ठीक है, ये लगा दिया, और अगेन यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एरिया, और थोड़ा सा इसके डेकोरेट कर देता हूँ मैं कॉमा लगाकर कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज करेक्ट है। तो चलिए इसको चलाते हैं हम लोग। चलाने के बाद में साइड डालता हूँ मैं, सपोज करो मैंने साइड डाली 2, क्या डाली दोस्तों? 2 डाली। तो आप कहेंगे सर 2 × 2 कितना होता है? 4। 2 × 2 4 आंसर आ जाएगा, 4.02 उसका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो पॉइंट में भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोबारा रन करता हूँ, मैंने डाला कि साइड मेरी जो है वो 2.3 है, तो आपका जो आंसर है वो 5.2 ये आ गया। ओके, तो यहाँ तक आ गया। लेकिन कोई भी पर्सन, कोई भी आपका जो क्लाइंट होने वाला है फ्यूचर में, वो आपका इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, जो उसका आंसर आ रहा है 5.28999999, इसको पसंद नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, वो इसको पसंद नहीं करेगा। तो वो चाहेगा कि आप पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल तक दे दें बस। ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल कैसे दो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग काम में ले लेंगे जो मैंने आपको सिखाया था, फॉर्मेटेड आउटपुट। तो फॉर्मेटेड आउटपुट मैंने आपको सिखाया था एफ के साथ में, जिसको कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, और सी की स्टाइल। ठीक है, तो सी की जो स्टाइल होती है वो होती है %, यहाँ पर हम लोग लेंगे एफ। ओके, और एफ के बाद में यहाँ पर हमें % ये लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा फॉर्मेटेड आउटपुट वाला, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया। अब यहाँ पर हमें चलाकर देखते हैं, तो ये जो %f है वो आपको 6 डिजिट में आंसर देगा दोस्तों। तो मैं सेम वैल्यू डालना चाहूँगा 2.3, तो ये 6 डिजिट में आंसर दे रहा है।
ठीक है, वो भी राउंड ऑफ कर रहा है। देखिएगा राउंड ऑफ कैसे किया उसने, यहाँ पर उसने यूज किया है कि 0.289999, तो 0.28 का उसने क्या बना दिया 29, 28 का क्या बना दिया 29 बना दिया। आप कह रहे हो तो ठीक है सर ये 28 बनाया है, लेकिन मुझे तो ये पीछे वाले देखने ही नहीं है, जीरो एक्स्ट्रा जीरो नहीं देखने हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0.2 का यूज कर सकते हैं। तो 0.2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल आपको दिखाई दे, तो ये फिक्स हो जाएगा कि आपको आंसर पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल ही देगा। मैं यहाँ पर सेम वैल्यू डालूंगा ताकि आपको सेम आंसर दिखाई दे 2.3, तो आप देखेंगे आपको आंसर क्या दिखाई दे रहा है 5.29। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं अगर आउटपुट की भी हम लोग बात रखें तो। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे मोटे कर रहे हैं। और यहाँ फिर आप पूछेंगे सर यहाँ पे इफ एल्स, बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ इफ एल्स लगना ही लगना है क्योंकि साइड कोई नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अभी मैं अगर इसमें नेगेटिव डालता हूँ तो ये आंसर दे देगा। देखिएगा दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ किसी शेप की साइज क्या नेगेटिव हो सकती है? कैसे होगी नेगेटिव, आपको सोचिएगा। ठीक है, तो मैं डालता हूँ नेगेटिव 99, तो ये तो आंसर दे रहा है मुझे, पर नेगेटिव साइड कैसे होगी किसी शेप की साइज? जैसे कि मैं कहता हूँ ये जो बोतल है, ठीक है, ओके, इस बोतल की साइज जो हाइट है वो हाइट नेगेटिव में है। आपको वैसे हाइट 0 हो सकती है, जिसका मतलब बोतल है ही नहीं। हाइट 1 सेंटीमीटर 1 mm 1 नैनोमीटर तक आप ले सकते हो, बट 0 नहीं ले सकते, आप नेगेटिव नहीं ले सकते। तो जब भी आप ये इक्वेशन का काम कर रहे हैं दोस्तों, मैथमेटिकल इक्वेशन लगाए, तो जरूर इफ एल्स का यूज करना चाहिए। पहले तो ये चेक कर लीजिए कि वो आपका कहीं नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो अगेन मैं यहाँ पसंद करूंगा क्या चीज को, यहाँ मैं पसंद करूंगा इफ एल्स को लगाना। ठीक है, चलिए यहाँ पे इफ एल्स को कैसे लगाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई इफ, क्या लिखेंगे इफ लिखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि साइड हमारी नेगेटिव है या नहीं है। साइड हमारी नेगेटिव है क्या नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ, और कंडीशन मैंने लगाई है कि साइड शुड बी ग्रेटर देन 0, तब भी हमें ये काम करना है, तब हमें एरिया निकालना है और हमें ये प्रिंट भी काम में लेना है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन दोस्तों पी आर, ये जो एरिया वाली लाइन है और ये दोनों लाइनें वो इस इफ की मानी जाएगी। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा एल्स, और अगर ऐसा नहीं हुआ किसी दिन तो हमने क्या प्रिंट करवाना है, कैन नॉट फाइंड एरिया, कैन नॉट फाइंड या कैलकुलेट एरिया। ठीक है, आप यहाँ पर जो मैसेज आपको समझ में आता है वो मैसेज प्रिंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर नेगेटिव डालने की कोशिश कर रहा हूँ 99, और ये मुझे दे देगा कैन नॉट फाइंड एरिया। बिल्कुल सही प्रोग्राम दोस्तों ये। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि काम किस तरह से किया जा रहा है और किस वे से किया जा रहा है। करेक्ट है, चलिए अब मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम बता देता हूँ जिसके अंदर भी हम लोग इफ एल्स लगाते हैं। इसका मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दें तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम के अंदर इफ एल्स लगता है, और जरूरी नहीं है कि आपके बिना इफ एल्स की कोई प्रॉब्लम बनेगी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्टली केसेस में आपके इफ एल्स जरूर मिलने वाले हैं दोस्तों। एक करके देखते हैं। मान लीजिए आपको ये पता लगाना है कि किसी पर्सन के जो एज है, ठीक है, वो प्रिंट करने का प्रोग्राम आ गया। सिंपल प्रोग्राम एक लाइन का कि भाई प्रिंट द एज ऑफ अ पर्सन। तो कैसे बनाते हैं हम लोग? ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दूँ उसके बारे में। यहाँ पर मैं सीधा छोटा सा एक लाइन का प्रोग्राम दे रहा हूँ, प्रिंट, और आप गैस कीजिएगा, प्रिंट दी एज ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की एज को आपको प्रिंट करना है, ठीक है, इन अ प्रॉपर वे में प्रिंट करना है। तो जाहिर सी बात है कि किसी पर्सन की जो एज होगी वो जनरली हम लोग इंटीजर में लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा एज नाम का एक रेफरेंस, इसमें इंट लिख करके मांग लूँगा, यूजर से पूछ लूँगा भाई वैल्यू इनपुट, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंटर एज। ठीक है, ऐसा लिख दिया। और आप क्या करते हैं, आपको सर इसको प्रिंट कर दें, ये प्रोग्राम बन गया। पर दोस्तों आपको इस तरह से प्रोग्राम नहीं बनाना है, चाहे वो छोटा से छोटा प्रोग्राम क्यों ना हो, वो आपको इस फेज से नहीं बनाना है। ठीक है, जैसे मोस्टली स्टूडेंट को मैं पूछता हूँ, ये बना के देते हैं कि सर ये लीजिए एज मैंने दी सपोज 12, तो इसने दे दिया 12। ठीक है, तो 99% जो बिगिनर होंगे वो इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा क्या सोचता है, वो ये सोचता है सबसे पहले तो कि किसी की एज क्या हो सकती है, क्या नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव दे दी, ठीक है, जैसे मैंने दिया नेगेटिव 88 ईयर, नेगेटिव 88 लिख रहा है, क्या किसकी एज हो सकती है? नहीं। और एज ये भी तो नहीं हो सकती दोस्तों, अगर मैं जैसे मैं किसी पर्सन की एज की बात कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ पर्सन जो है वो 100 ईयर का होगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 150 साल का, इससे ज़्यादा तो कौन होगा यार। पर अगर आपने यहाँ पर डालती 2000, जो कि लॉजिकली तो किसी की एज हो नहीं सकती, इसका मतलब है कि अगर आप प्रोफेशनल वे में सोचना शुरू करें किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन को, तो आप उसको बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ, मैं छोटे क्वेश्चन डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ आप शुरू से ही वो एक प्रोफेशनल अंदाज से काम करना शुरू कर लें। तो अगेन वापस मैं चेक करूंगा कि जो मेरी एज है वो 1 से लेकर 100 के बीच होनी चाहिए, ठीक है भैया, वो रेंज आप फाइनल कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ
एज इज ग्रेटर देन किस होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। भाई जीरो का मतलब एज का मतलब वो है ही नहीं दुनिया में। एंड एज शुड बी लेस देन 100, तभी हमें इसकी एज प्रिंट करनी है ना भैया, नहीं तो नहीं करनी है। चलिए, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊंगा और इसको इंडेंट दूंगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा एल्स, अगर आपका कभी भी नेगेटिव एज आ गई या फिर 100 से ऊपर आप दे रहे हो, तो उस केस में मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर क्या लिखें, इनवैलिड एज। चला के देखते हैं। मैंने एज डाली, सपोज करो -88 ईयर, तो उसने बोला इनवैलिड एज। सही है ना भाई, सही आ रहा है। आप समझिए, प्रोफेशनली सोचिए। शुरू में थोड़ी सी आपको लगेगा कि प्रोग्राम लंबे बन रहे हैं, बन एकदम परफेक्ट रहे। 1000 डाला, 1000 भी नहीं आ रहा है, ये कह रहा है इनवैलिड एज। फिर इसको रन किया और मैं डालता हूँ सपोज करो 60 ईयर, तो ये कह रहा है 60 ईयर। अब 60 क्या है, घोड़े गधे, ये हमें पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा आउटपुट को फॉर्मेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पहले तो स्ट्रिंग लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एज ऑफ पर्सन, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे अच्छी तो रहती है फॉर्मेट स्ट्रिंग, तो एफ का यूज करेंगे हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए, सिंगल कोट्स लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा एज ऑफ अ पर्सन एज, और यहाँ पर मैं ये वाली फॉर्मेटिंग से कर रहा हूँ दूसरी तरह की, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पर चाहिए होगा कि परसेंट के अलावा यहाँ पर जो वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ आप वैल्यू दे दीजिए, सपोज करो एज। तो जो भी एज की वैल्यू होगी वो इस जगह पर प्रिंट हो जाएगी, और आगे मैं लिख दूंगा ईयर्स, ठीक है। इसको रन करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं। सो ये गलत लग गया, ये वाला यहाँ पर नहीं लगाना था मुझे, ये वाला मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप सीधा अंदर लिख दीजिएगा एज। तो जो भी ये जो वेरिएबल होगा एज, वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है भाई। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है, आप थिंक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा सपोज करो 35 ईयर, तो ये 35 डाला, तो क्या लिखा है, एज ऑफ पर्सन इज 35 ईयर। तो आपको मैंने ये सिखाई थी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जो कि सिंपल तरीके से मैं बताऊं, तो फॉर्मेट की जगह आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो। बहुत से तरीके हैं, मैं हर बार कोशिश करूंगा कि आपको एक नए तरीके से समझाऊं। तो यहाँ पर एज जो है वो AGE प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर इस जो रेफरेंस की बात की जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिया। अगर मैं यहाँ से आगे से F हटा दूँ, तो दोस्तों ये क्या प्रिंट करेगा जानते हो, ये प्रिंट करेगा AGE, ठीक है। चल कर दिखा देता हूँ मैं आपको। सपोज करो एज मैंने डाली 35, तो आंसर क्या रहा, 1। ये गलत आ गया ना। तो जरूरी है कि आप फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करें, और ये पाइथन लाइक स्टाइल है। उससे पहले जो प्रोग्राम कराया था वो भी फॉर्मेट स्ट्रिंग थी, लेकिन C लाइक स्टाइल थी। तो आप प्रोग्राम का एक लाइन के प्रोग्राम को भी आप बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। इसमें दोस्तों हजारों काम मैं और कर सकता हूं, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए छोटी छोटी हैबिट डालना शुरू कर दें, कुछ इस तरह की हैबिट्स, ठीक है। ताकि ये हैबिट अभी ज़्यादा आपको यूजफुल नहीं लग रही होगी, लेकिन जैसे आप बड़ा प्रोग्राम या प्रोफेशनल वे से प्रोग्राम लिखेंगे तो ये हैबिट आपको बहुत अच्छा एडवांटेज देगी दोस्तों। मोस्टली स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, फिर वहाँ पर प्रोग्राम बनाना सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, फिर वो बाहर जाके कहीं पर ट्यूशन लेते हैं, फिर वो कंपनी में जाकर करते हैं, तो भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। क्योंकि जब उन्होंने पहली बार लैंग्वेज सीखी थी, उस समय से ही अगर वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं प्रोफेशनल लेवल का, तो उनको दिक्कत नहीं आती। अब हुआ ये कि कॉलेज में जाकर ऐसे भी जैसे भी प्रोग्राम बस बना देते हैं बिना कुछ सोच समझे, बस उनको तो आउटपुट आना चाहिए। नहीं दोस्तों, आउटपुट से मतलब नहीं है, प्रोग्राम का प्रॉपर बनने से मतलब है। अगर ये हैबिट आप स्कूल में या कॉलेज लेवल पर डाल दें, तो इन फ्यूचर जब आप किसी भी कंपनी के लिए काम करेंगे, तो आपके पास में बहुत ही बेहतर प्रोग्राम लिखने की स्टाइल होगी। और ना केवल आप अपने बॉस को इंप्रेस कर पाएंगे, बल्कि आप अपना खुद का भी कुछ काम शुरू करते हैं तो भी बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आज मैंने जो आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल समझाए, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और कितने छोटे से प्रोग्राम के अंदर हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग है, उसको हम लोग अप्लाई करें तो हमारा प्रोग्राम बेटर से मच बेटर बन सकता है। तो आप इस स्टाइल को फॉलो रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन के साथ में जो कंपटीशन में आते हैं, जो कंपनी इंटरव्यू में आते हैं, उनकी मैं डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उनको किस तरह से समझा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।